इस कहानी के शुरू में हमें बैंक के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे को छुपाने के लिए मास्क पहन कर आए होते हैं। और तभी बैंक के बाहर एक गाड़ी आती है जिससे बरूस नाम का एक आदमी बाहर निकलता है। इसने भी अपने चेहरे को मास्क से छुपाया होता है। दरअसल ये सब के सब इस बैंक को लूटने आए हैं। बैंक के अंदर आने के बाद बरूस के जितने भी साथी होते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को मारना शुरू कर देते हैं और एक बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इन सबको उम्मीद थी कि इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा सोना होगा, लेकिन जब ये लोग बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर सोना नहीं बल्कि पैसे होते हैं, और वो भी इनकी उम्मीद से बहुत कम, जिससे ये सब के सब निराश हो जाते हैं और अब ये किसी दूसरी चोरी को अंजाम देना चाहते हैं जिसमें सबको बहुत पैसे मिले। वहीं हमें ब्रूस के साथी चार्ली को दिखाया जाता है जिससे एक वकील मिलता है। वो वकील इसे क्लर्क से मिलवाता है। क्लर्क चार्ली को बताता है कि मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी चोरी का आइडिया है। ग्लासगो से लंदन तक एक ट्रेन जाती है जो कि 12 घंटे का सफ़र है, और इन 12 घंटों के दौरान वो ट्रेन हर एक पोस्ट ऑफिस पर रुकती है, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस में जितने भी पैसे होते हैं वो ट्रेन में लोड कर दिए जाते हैं। ये सारा पैसा रॉयल है, यानी कि कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर हम चाहें तो इस ट्रेन का सारा पैसा लूट सकते हैं। और अब चार्ली ब्रूस के पास जाता है और इसे ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन के बारे में सब कुछ बताता है। ब्रूस भी इस चोरी के लिए मान जाता है, पर वो कहता है हमें बहुत ही प्लानिंग के साथ ये काम करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो ट्रेन के सिग्नल्स को बदल सके ताकि हम ट्रेन को कहीं भी रुकवा सकें। और अब ये लोग फ्लोरस के पास जाते हैं जिसे ट्रेन के सिग्नल्स को बदलना आता है, और ये इसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रोज इस आदमी को उस जगह पर ले जाता है जहां पर ट्रेन को रोकना है। वो बड़ी आसानी से अपनी ट्रिक से ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदल देता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। वहीं हमें क्लर्क को दिखाया जाता है जिसने इस पूरी चोरी का प्लान बनाया था, जो चोरी की जगह से कुछ मील दूर एक छोटे से टाउन में जाता है जहां पर इन्हें घर पसंद आता है। दरअसल चोरी के बाद सारा पैसा वो इस घर में रखना चाहते हैं, इसलिए वहां की ओनर एक बूढ़ी औरत से वो इस घर को मुंह मांगे पैसों में खरीद लेते हैं। लेकिन ब्रूस को अब भी अपनी टीम में 2 ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें से एक को ट्रेन चलानी आती हो और दूसरे को इस ट्रेन के बारे में पूरी मालूमात हो। जो ट्रेन पूरा पैसा लेकर लंदन जाएगी, इन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसे ट्रेन चलानी आती है। और अब ये सब के सब उस घर पर जाते हैं जिस घर को क्लर्क ने इस बूढ़ी औरत से खरीदा है। इनकी पूरी टीम में 15 मेंबर्स हैं। ब्रूस सबसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी अपने ग्लव्स को नहीं उतारेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी उंगलियों के निशान यहाँ पर रह जाएं और हम पुलिस के लिए कोई सबूत छोड़ें। अब इन्हें अपने 16वें मेंबर का इंतजार होता है जो इन्हें ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जल्द इन्हें वो 16वां मेंबर भी मिल जाता है जो ब्रूस को इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है कि 8 अगस्त को वो ट्रेन जिसका नाम रॉयल मेल है वो ग्लासगो से शाम 7 बजे चलेगी और अगली सुबह 7 बजे वो लंदन पहुंचेगी। इस ट्रेन में टोटल 12 बोगीज हैं, जिनमें से कुछ बोगीज के अंदर डागो बाग का सामान है, मेन लेटर वगैरह, लेकिन आखिरी 2 बोगीज के अंदर पैसे हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब इन्हें चोरी करनी। ये सब के सब सुबह 3 बजे अंधेरे में इस ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिग्नल को बदल कर इन्हें ट्रेन को रुकवाना है। ये जगह लंदन से 40 किलोमीटर दूर है। इससे पहले इनका साथी जो सिग्नल को बदलने आता है वो सिग्नल को बदल देता है, जिसके बाद ट्रेन रुक जाती है। पीछे से ये सब के सब ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन में कुछ ऐसी बोगीज भी हैं जिनमें नॉर्मल पैसे हैं। ये लोग इन बोगीज को ट्रेन से अलग कर देते हैं और अब इनके 2 साथी इस जगह पर आ जाते हैं जहां पर ट्रेन के पायलट्स हैं। ये इन्हें बुरी तरह से मारकर बंदी बना लेते हैं। इनकी टीम में जो मेंबर ट्रेन चलाना जानता है अब उसे इस जगह लाया जाता है जहाँ से ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन वो ट्रेन को नहीं चला पाता। वो बताता है कि ट्रेन के इंजन में प्रेशर नहीं बन रहा। इसके बाद इस ट्रेन के असली पायलट को लाया जाता है। वो भी इसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी ट्रेन नहीं चलती। और अब इन्हें समझ आ जाता है कि जब इन्होंने पैसेंजर वाले बोगीज को अलग किया था तो इन्होंने ट्रेन के प्रेशर वाले पाइप को तोड़ दिया। इनके कुछ साथी उस जगह जाते हैं और इस पाइप को रिपेयर करते हैं, जिसके बाद ट्रेन चल जाती है। और अब ये ट्रेन को इस ब्रिज के पास ले जाते हैं जहाँ पर ब्रूस पहले से ट्रक के साथ इनका इंतजार कर रहा होता है। ये सब के सब ट्रेन के आखिरी बोगी में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस के अंदर पैसों के बैग। ये एक चेन बना लेते हैं और इस चेन से बहुत जल्दी ये सभी पैसों को बैगेज को अपने ट्रक में लोड कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रूस ट्रेन के पायलट को कहता है अगर तुमने आधे घंटे से पहले ट्रेन को रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल ये पायलट को धमकी देता है। और अब इस सारे पैसों को लेकर इस घर में आ जाते हैं। ये सारा का सारा पैसा घर के अंदर ले जाते। ब्रूस पिछले 60 दिनों से लगातार इस प्लान पर काम कर रहा था, इसलिए ज्यादा थक गया। वो सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठ कर आता है तो देखता है कि घर में पैसों का अंबार है। ये इतने पैसे होते हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन होता है। ब्रूस को समझ में आ जाता है कि इन्होंने कितनी बड़ी चोरी की है और सरकार
सरकार इन्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये क्वीन का पैसा है। ये इनके साथ जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसे इसका हिस्सा देकर यहाँ से रवाना कर देते हैं। जल्दी चोरी की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। रेडियो पर बरोज सुनता है कि किसी आदमी ने ब्रिज के पास आर्मी के ट्रक को देखा, जिसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने चोरी की है वो आर्मी के ट्रक में पैसा लेकर गए हैं। इसलिए बरोज अपने साथियों के साथ मिलकर इस ट्रक को एक नॉर्मल ट्रक में पेंट कर देता है। और जल्दी इन्हें एक और बुरी खबर मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है कि पुलिस घटनास्थल से 30 मील की दूरी पर जितने भी घर हैं इन सब की तलाशी ले रही है, जिसका मतलब यह है कि जल्द ही पुलिस इनके घर तक पहुंच जाएगी। बरोज अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर जितने भी सबूत होते हैं इन सबको जला देता है। सबको इनके हिस्सों के पैसे मिल जाते हैं और ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कोई भी पकड़ा गया तो वो अपने किसी भी साथी का नाम नहीं बताएगा। ये सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। वहीं इस केस को सोल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम बटलर है। इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है पास के एक छोटे से टाउन में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना था। अमूमन इस टाउन में कम ही गाड़ियां आती हैं। वो समझ जाता है कि वहीं पर लुटेरों ने प्लानिंग की होगी। वो इस पूरे टाउन की तलाशी करवाता है, इस घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर ब्रूस और इसके साथियों ने सारे पैसे जमा किए हुए। वहां पर इसे सबूत मिल जाते हैं क्योंकि वहां पर बैग्स होते हैं जिनके अंदर पैसे थे, साथ ही इन लोगों के ग्लव्स, इसीलिए इनकी फिंगरप्रिंट्स के निशान भी वहां पर होते हैं। जो सामान इन्होंने जलाया था वो सामान भी पूरी तरह से नहीं जला, इसलिए बटलर के पास अब बहुत सारे सबूत। घर के अंदर इन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो इसी फ्लोरिस्ट का है जिसने ट्रेन के सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रुकवाया था। इस लॉकेट की मदद से इसके घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो पैसे भी मिल जाते हैं जो ट्रेन से चोरी हुए, और वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि मैं इस रॉबरी में शामिल था लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मेरा काम बस इतना ही था कि मुझे ट्रेन के सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रुकवाना था। वो सारे के सारे चोर कहाँ हैं, वो कौन है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही फोरेंसिक की टीम को घर के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे इनमें एक प्रिंट बरोज के दोस्त चार्ली का भी होते हैं जो पहले भी जेल से आ चुका है। बटलर को समझ आ चुका है कि इस पूरे प्लान में चार्ली भी एक खास किरदार है और ये एक बहुत बड़ी लीड होती है। इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्द चार्ली को पकड़ लेते हैं। दरअसल इनके गैंग के जितने भी मेंबर थे इन सब ने कोई ना कोई गलती की थी। किसी के शू पर पेंट लगा हुआ था, किसी के बाल वहां पर रह गए थे, इसलिए ये सब पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन अब इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड ब्रोस आजाद होता है। हालांकि बटलर को पता है कि पहले भी एक बहुत बड़ी चोरी में इसका नाम आ चुका है। इस वक्त इसे सजा नहीं हुई थी क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन अब इसके खिलाफ हर एक सबूत है। ब्रूस कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। एक दिन एक घर के बाहर सीढ़ी लगती है। इस घर में 2 कांस्टेबल जाते हैं। दरअसल इस घर में ब्रूस और इसका परिवार है, लेकिन कांस्टेबल इसे पहचान नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। पर जल्दी कांस्टेबल को पता चल जाता है जिस घर के अंदर वो गए थे वो ब्रूस का है। वो हायर अथॉरिटीज को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, पर जब तक वो इस घर में पहुंचते ब्रूस वहां से निकल चुका होता है। घर में इन्हें कुछ और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से बचे कुछ लोग भी पकड़े जाते हैं और अब इन सबको कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। इन सब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इन सबको 30-30 साल की सजा सुनाई जाती है जो इंग्लैंड के इतिहास में आज से पहले किसी भी रॉबर्ट्स को नहीं सुनाई गई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारे पैसे क्वीन के थे। 2 साल गुजर जाते हैं और अब तक बटलर ब्रूस तक नहीं पहुंच पाया। वो किसी भी कीमत पर ब्रूस को पकड़कर इस केस को क्लोज करना चाहता है। साथ ही इसे पूरा यकीन है कि इस काम में ब्रूस की किसी रेलवे वाले ने मदद की है क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना नामुमकिन है। लेकिन अब तक इसके सामने किसी भी ऐसे रेलवे अधिकारी का नाम नहीं आया। 2 साल और गुजर जाते हैं और आज इस चोरी को पूरे 4 साल हो चुके हैं। बटलर अब तक ब्रूस को नहीं पकड़ पाया। इसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है लेकिन वो रिटायरमेंट लेने से मना कर देता है। और एक दिन किसी अनजान शख्स की कॉल आती है जो बटलर को इस घर का पता बता देता है जहाँ पर ब्रूस छुपा हुआ है। बटलर अपनी टीम के साथ इस घर में जाकर ब्रूस को गिरफ्तार कर ले। ये कॉल किसने की और क्यों की इसके बारे में कभी पता नहीं चल सका। अब ब्रूस को भी सजा हो जाती है लेकिन अब तक बटलर को इस रेलवे अधिकारी का पता नहीं चला जो इनकी टीम में शामिल था। दरअसल इसका सिर्फ एक शक है। बटलर रिटायरमेंट ले लेता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ट्रेन से जितने पैसे चोरी हुए थे पुलिस उसका 10% ही बरामद कर पाई थी। बाकी पैसा कहाँ गया पुलिस को कुछ नहीं पता। इसलिए सन 1971 में इंग्लैंड की पूरी करेंसी को बदल दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो करेंसी जो चोरी हुई थी अब वो कागज की रहती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। पुलिस को अच्छे से पता था कि इतनी बड़ी करेंसी को कोई भी इंसान यूज नहीं कर सकता। अब कई साल गुजर जाते हैं। 16 लोगों में से 12 लोगों की मौत सजा के दौरान ही हो जाती है। 4 लोग रिहा हो जाते हैं जिसके बाद ब्रूस के पास कुछ फिल्म मेकर्स आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी चोरी की जो वारदात थी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये तभी बनाएंगे जब हमें तुम पूरी
सच्चाई का बताओगे। इनका मतलब इस रेलवे अधिकारी से भी था, जो कि इस पूरे के पूरे प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। ब्रूस इनकी बात मान जाता है। दरअसल ब्रूस ने इस रेलवे अधिकारी से वादा किया था कि वो इसका नाम कभी नहीं बताएगा, पर अब इस अधिकारी की मौत हो चुकी है, इसलिए ब्रूस इसका नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद इस सच्ची घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनती है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि इस 90% पैसे का क्या हुआ जो पुलिस को कभी मिला ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या करेंसी बदलने से पहले इस सारे पैसे को इस्तेमाल कर लिया गया होगा, या वो सारा पैसा रद्दी बन गया होगा?